हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है गैसों के सामान्य गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के बारे में कुछ हम जानकारी प्राप्त की कुछ क्वेश्चन है। तो हम इससे पहले हम गैस के बारे में जान लेते हैं कि गैस हम किसे कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गैस हम किसे कहते हैं। गैसों का ना तो कोई आकार होता है और ना ही उसका कोई निश्चित आयतन होता है। गैस के जो अणुओं का बीच का लगने वाला जो अंतर होता है वो बहुत ही कम होता है और इसका जो आवनिक आकर्षण बल होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, गैस के परमाणु जो होते हैं वो दूर दूर तक बिखरे होते हैं। गैस का बहुत सारे प्रकार भी होते हैं, जैसे एक प्राणिक गैस होते हैं, दूसरा होता है द्विप्राणिक गैस, तीसरा हो गया त्रिप्राणिक गैस या चौथा बहुप्राणिक गैस। इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इसमें बहुत सारे परमाणु पाए जाते हैं, 3 है तो 3 परमाणु और 4 है तो 4 परमाणु। एक इम्पॉर्टेंट हमारा है आदर्श गैस, दूसरा है वास्तविक गैस। आदर्श गैस हमें किसे बोलेंगे वो जानते हैं। तो आदर्श गैस वैसे गैस है जो जैसे बर्तन के दीवारों पर जो हम ढकते हैं, थाली वगैरह, किसी भी प्रकार का दाब या बल ना लगाए, उसे हम आदर्श गैस कह सकते हैं। जैसे कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं होता है, बहुत ही कम हमारा आदर्श गैस मिलते हैं, जैसे CO2, H2, N2, ये सब क्या है, एक आदर्श गैस के जैसा व्यवहार करते हैं। दूसरा हमारा है वास्तविक गैस, रियल गैस जिसे हम कहते हैं। वैसे गैस जो बर्तन के दीवार पर बल या दाब आरोपित करे, वास्तविक गैस कहलाता है। जो बर्तन का हमारा ढक्कन होता है उसमें अगर ज़्यादा बल लगा तो हमारा वास्तविक गैस। गैस के भी मुख्य 3 गुण पाए जाते हैं, जैसे दाब, ताप और आयतन, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक है जो गैस के बारे में कुछ कुछ बताएं। जैसे फर्स्ट में हमारा है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम दाब पर किसी गैस का आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है। जैसे तापमान बढ़ने पर आयतन भी बढ़ेगा, तो ये हमारा हो गया चार्ल्स का नियम। इसी तरह बहुत सारे हैं साइंटिस्ट। चलिए हम इसके कुछ क्वेश्चन की जानकारी प्राप्त करते हैं कि इस गैसों के सामान्य गुण में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपातिक होती है। यह नियम किसका था? तो ये जो नियम जो है वो हमारे, चलिए पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम तो हो नहीं सकता है ये, क्योंकि इसमें प्रति अनुपातिक बोला जाता है, दाब उनके आयतन के बराबर, मतलब द्रव्यमान और दाब। और दूसरा है बॉयल का नियम, तीसरा है डाल्टन का नियम और चौथा हमारा है ग्राम का नियम। जिसका जो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा, बॉयल्स का नियम इसमें लागू होता है। दूसरा है दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब घनत्व की मात्रा नियत रहता है। यह निष्कर्ष किस नियम से निकलता है? ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी ही होगा, इसका भी आंसर। दोनों का क्वेश्चन सेम है तो आंसर भी इसका सेम ही होगा, दोनों में कोई अंतर नहीं है क्वेश्चन, दाब या घनत्व या द्रव्यमान। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। चलिए आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारे आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, स्थिर गैस पर किसी गैस का, मतलब स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या होता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कम जाता है, दूसरा में बढ़ जाता है और सी में है पहले घटता है फिर बढ़ता है, या डी अपरिवर्तित रहता है। तो देखिए ताप पर किसी गैस का आयतन जो है कम करेंगे तो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा। आगे हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर का, स्थिर दाब पर गैस का आयतन परंपरा ताप के समानुपाती होता है, यह कहलाता है। ये मतलब किसने कहा था? पहला में है चार्ल्स का नियम, दूसरा में बॉयल्स का नियम, तीसरा में है गैल्यूसेक का नियम या चौथा ग्राम्स का नियम। तो इसका जो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि ये चार्ल्स का नियम है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट इसका आंसर। आगे हमारा देख क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा वो है, समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतों में अणुओं की संख्या समान होती, या किस नियम के अनुसार? ये किसने कहा है? ऑप्शन ए में है बॉयल्स का नियम, दूसरा है चार्ल्स का नियम और हमारा तीसरा है डाल्टन का नियम और चौथा है एवोगाड्रो की परिकल्पना। तो इसका जो उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, एवोगाड्रो का जो ये है परिकल्पना, ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारा क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब अगर हम 3 गुना कर देते हैं पर भी उसका आयतन हो जाएगा, उसका आयतन क्या हो जाएगा?
पहले में है तिहाई, दूसरा में 3 गुना, तीसरा में आधा या चौथाई। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, तिहाई हो जाएगा। अगर हम दाब को 3 गुना करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, आयतन भी हमारा क्या होगा, तिहाई होगा। आगे है 7वां नंबर का क्वेश्चन, एनटीपी पर अगर 22 ग्राम CO2 का आयतन होगा तो उसका क्या होगा आयतन। तो पहला में है 22.4 लीटर, दूसरा में है 11.2 लीटर, सी में है 44.8 लीटर या डी 2.24 लीटर। तो इसका जो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा सही, 22.4 लीटर। चलिए आगे देखते हैं। 8वां नंबर का क्वेश्चन है, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था। जो गैस का विसरण होता है वो सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ हमारा बोयल, दूसरा में चार्ल्स, तीसरा में एवोगाड्रो और चौथा में हमारा ग्राम्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ग्राम्स जो है वो सबसे पहले गैसों का विसरण का क्या किया था, नियम का प्रतिपादित किया था, ग्राम बेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम। आगे है एक गैस के विसरण की दर, एक गैस का विसरण की दर क्या होता है। तो पहला में है घनत्व के अनुक्रमानुपाती होती है, दूसरा है अनुभार के अनुक्रमानुपाती होती है, या हमारा तीसरा अनुभार के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है, चौथा अनुभार के वर्गमूल के व्यक्तिक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमातु होती है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा, अनुभार के वर्गमूल के व्यक्तिक्रमानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है उसका सही है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है कि निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विवरण के अपेक्षित वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होती है, यह नियम किसने बोला है। पहला में है वाइल का नियम, दूसरा है चार्ल्स का नियम, तीसरा है ग्राम का नियम या चौथा डाल्टन का नियम। जिसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्राम का नियम है कि निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों का विसरण क्या होता है, अपेक्षित वेग के घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपाती होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। आगे हमारा एक फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है कि गैसों के विसरण दरों और उनके घनत्व में कौन सा सही संबंध है। तो देखिए पहला में दिया है R1/R2, दूसरा में √D1/D2, दूसरा में है R1/R2, फिर है इक्वल टू √D2/D1। सी में भी R1/R2 है इक्वल टू 1D1/D2, और ऑप्शन नंबर डी में है R1/R2 इक्वल टू D2/D1। तो इसका सही फॉर्मूला हमारा हो जाएगा R1/R2 इक्वल टू √D2/D1। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्वेश्चन है वायु से हल्की गैस, इसमें से कौन सा ऐसा गैस है जो वायु से भी हल्की है। तो ऑक्सीजन नहीं होगा, अमोनियम, क्लोरीन या प्रोपेन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। अमोनियम जो है ये क्या होता है, वायु से भी हल्की गैस है। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है। आदर्श गैस के बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, उच्च दाब एवं निम्न दाब पर, दूसरा है निम्न दाब एवं उच्च ताप पर, ये हमारा तीसरा जो है उच्च दाब एवं उच्च ताप पर, या चौथा निम्न दाब या निम्न ताप पर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा, निम्न दाब एवं उच्च ताप पर। यह आदर्श गैस का जैसा व्यवहार करता है। आगे क्वेश्चन हमारा है, किसी कमरे में एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे से सभी भाग में फैल जाती है, ऐसा किस कारण से होता है। ऑप्शन ए में वाष्प के कारण, दूसरा है वाष्पीकरण, तीसरा है विसरण या ऊर्ध्वपातन के कारण। इसका सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा हमारा विसरण के कारण क्या होता है, इसका खुशबू है जो कमरे के चारों ओर फैल जाती है। ऑप्शन नंबर बी सी जो इसका सही होगा। आगे हमारा 15वां नंबर क्वेश्चन है, घनत्वों में अंतर रहते हुए भी गैसों के पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को कहते हैं। पहला है गैसों का वाष्पन, दूसरा है गैसों का द्रवीकरण, और तीसरा है गैसों का विसरण, या चौथा गैसों का वाष्पीकरण।
इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ये गैसों का जो मिश्रण के ही कारण जो होता है वो घुल मिल जाने का जाता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे है, एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उसका अनुभार होगा, उसका अनुभार क्या होगा हमें निकालना होगा। तो देखते हैं ऑप्शन ए में दिया हुआ 14, घनत्व तो दे चुका है, उसका हमको अनुभार निकालना है। बी में दिया हुआ 21, सी में 28, 42 हमारा डी ऑप्शन में। तो उसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। इसका जो अनुभार हो जाएगा हमारा 28 हो जाएगा। आगे हमारा है, किसी गैस का अनुभार उनके वाष्प घनत्व का कितना होता है। अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है, वाष्प घनत्व पूछ रहे तो वो ज़्यादा ही होगा। पहला में 2 गुना, दूसरा में 3 गुना और तीसरा में 4 गुना या चौथा आधा। उसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा, 2 गुना। अनुभार के क्या हो जाता है, उससे 2 गुना हमारा वाष्प घनत्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, गैसों के मिश्रण नियम का उपयोग होता है, किस में होता है। पहला है समस्थानिकों में अलग करने में, दूसरा है गैसों के वाष्प को निर्धारण में, या तीसरा ऑप्शन नंबर सी गैसों के मिश्रण को अलग अलग करने में, या चौथा इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा, कि ये जो जितने सारे भी हैं वो सब क्या है, गैसों के विवरण नियम का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आगे है आगे का हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, CO2 के मिश्रण की गति हवा की अपेक्षा कम होती, क्योंकि यह हवा से CO2 के बारे में पूछा जा रहा है। हल्की होती है, दूसरा भारी होती है, तीसरा काफ़ी हल्की होती है, या चौथा काफ़ी भारी होती है। उसका आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, भारी होती है, ऑप्शन नंबर बी। आगे है, गैसों के मिश्रण हेतु आवश्यक शर्त है कि उसके बीच रासायनिक प्रक्रिया संभव हो, संभव ना हो, धीमा हो या तेज हो। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संभव ना हो, ऑप्शन बी सही है इसका। आगे है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण की दर का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ऑक्सीजन का क्या होगा और हाइड्रोजन का क्या हो। ऑप्शन में ए में दिया हुआ है 1:4, दूसरा में है 1:1, तीसरा में है 1:2, या ऑप्शन नंबर डी 2:1। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का 1:4 होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारा क्वेश्चन है जो RRB टेस्ट में पूछा गया, 2009 का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है। ताप एवं दबाव की समान में तो पहला है परमाणु की, दूसरा अणु की, तीसरा है मूलक की, या चौथा इलेक्ट्रॉन की। किसका जो है वो ताप और दबाव जो होता है अवस्था क्या होती है, समान होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा सही होगा, अणु की। अणु की जो होती है दाब एवं दाब क्या होती है, समान होती है। तो इसको हम टिक करते हैं ऑप्शन नंबर बी को। आगे है, गैसीय समीकरण PV = nRT में R सूचित करता है। R जो है वो किसको दर्शाता है। ए में है लिखा हुआ है हमारा, गैस के किसी भी परमाणु को, दूसरा में 1 ग्राम गैस को, या तीसरा 1 मोल गैस को, या चौथा 1 लीटर गैस को। तो इसका उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 मोल गैस को क्या करती है, सूचित करती है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा, आर जो है वो हमारा 1 मोल गैस को सूचित करती है। आगे का क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है। ऐसा कौन सा नियम है जो क्या है, गैस से संबंधित नहीं है। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ। ऑप्शन ए में दिया बॉयल्स का नियम, दूसरा चार्ल्स का नियम, या तीसरा गे लुइस का नियम, या चौथा फारडे का नियम। सॉरी यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो इसका जो हमारा उत्तर होगा वो हमारा डी नंबर होगा, फारडे का नियम इसमें लागू नहीं होता है, बाकी तीनों का होता है, ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी गैस को दबाने पर क्या होता है। ए केवल दाब बढ़ता है, दूसरा केवल तापमान बढ़ता है, या तीसरा दाब तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं, या हमारा डी है दाब बढ़ता है और तापमान क्या होता है, घट जाता है। ये SSC 2013 का क्वेश्चन है जो पूछा गया है।
तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। किसी गैस को दबाने पर दाब तथा तापमान क्या होता है, वो दोनों बढ़ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आगे है, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? दाब पर, आयतन पर, तापमान पर या मोल की संख्या पर। तो इसका जो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। मोल की संख्या पर ही आदर्श गैस का हम लोग ये करते हैं, निर्भर करते हैं उसकी ऊर्जा। आगे हमारा क्वेश्चन है, सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम है। जब तापक्रम क्या रहता है? जब वो शून्य आयतन प्राप्त करते हैं। ए में दिया हुआ हमारा ऑप्शन ए में 273 डिग्री सेल्सियस, दूसरा में 27.3 डिग्री सेल्सियस और तीसरा में -273 डिग्री सेल्सियस। या हमारा ऑप्शन नंबर डी 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा, -273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी। आगे का क्वेश्चन हमारा 2 क्वेश्चन हमारा शेष है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, परम ताप का मान होता है। परम ताप का पूछ रहा है, इसमें क्या मान होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी -270 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस या ऑप्शन नंबर डी 180 डिग्री केल्विन। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। परम गैस का मान होता है हमारा -270 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक, कि परम शून्य ताप है। परम शून्य ताप क्या है? तो किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु। दूसरा है सिद्धांतमिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है वह तापमान जिस पर सभी द्रव्य पदार्थों का वाष्प जम जाते हैं। या ऑप्शन नंबर डी वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वास्तविक प्रस्वास्थ्य में होते हैं। तो ये देखिए जेपीएससी 2011 का क्वेश्चन है, हमारा अंतिम क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है जो इसका सही होगा। सिद्धांतमिक रूप से क्या होता है? न्यूनतम संभव तापमान, परम शून्य तापमान को हम कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगला हम टॉपिक आपको बताते हैं आगे क्लास में।